Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel Tax Ki Pathshala by C. Arun Setia. And guys, today is my amendment class number 5. As you all know that 4 classes I have already shared with you. And जो last 4th class मैंने डाली थी, that was amendment related to your custom act. एंड गाइस कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू कस्टम्स अभी भी बच गई हैं, तो जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. इसको पूरा टिल एंड तक देखिएगा. आई एम वेरी श्योर आज की क्लास में से भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, राइट? तो अच्छा, वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स फॉर CS प्रोफेशनल वर आस्किंग मी कि सर CS के अंदर कस्टम जो है वो 10 मार्क्स का है प्रोफेशनल में या 20 मार्क्स का है. तो गाइज मैं आपको बता दूं कि फॉर न्यू सिलेबस दिस इज़ फॉर 10 मार्क्स एंड ओल्ड सिलेबस के अंदर एज सच वेटेज इज़ नॉट बीइंग डिफाइंड. बट येस, क्योंकि वेटेज डिफाइंड नहीं है तो हम एक एवरेज ले लेते हैं. तो अगर आप मुझसे एवरेज पूछोगे तो समवेयर अराउंड 20 मार्क्स का एक एवरेज कस्टम का CS प्रोफेशनल में रहता है. ठीक है जी. और CS एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस में भी आई एम वेरी श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि 10 मार्क्स का जो है वो आपका कस्टम रहेगा. एंड गाइस, क्योंकि कस्टम से रिलेटेड अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ अमेंडमेंट्स में से ही काफ़ी सारा पेपर जो है वो सेट हो सकता है. तो इसीलिए ये आज मेरी लास्ट क्लास ऑफ अमेंडमेंट रहेगी रिलेटेड टू कस्टम्स. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ हम लोग GST रिलेटेड अमेंडमेंट स्टार्ट करेंगे, और जो भी थोड़ी बहुत कस्टम से रिलेटेड अपडेट्स रह गए हैं उसे मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में GST के अमेंडमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट कर आपके सामने लाऊंगा. ठीक है बच्चे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कस्टम रिलेटेड अमेंडमेंट्स को. गाइस, सबसे पहले तो जो पहली अमेंडमेंट आई है दैट इज़ इन सेक्शन 1 इटसेल्फ. सेक्शन 1 में अमेंडमेंट जो है वो बहुत छोटी अमेंडमेंट है. इसमें बेसिकली क्या हुआ, आप सबको याद होगा, हर एक्ट के अंदर सेक्शन 1 जो होता है वो शॉर्ट टाइटल, उसकी एक्सटेंट, उसकी कमेंसमेंट की बात करता है. तो शॉर्ट टाइटल तो आपको मालूम ही है कि कस्टम एक्ट 1962 के नाम से ही एक्ट जाना जाता है. जहाँ तक सवाल है इसकी एक्सटेंशन का, उसमें एक छोटा सा चेंज आया है, वो ये, हालांकि चेंज छोटा है बट अगर हम उसका स्कोप देखें तो बहुत बड़ा हो चुका है. और वो ये कि पहले हम बोलते थे कि कस्टम लॉ जो है वो एक्सटेंडेड है टू होल ऑफ इंडिया. ठीक है जी. तो इसका मतलब एक्सटेंडेड जो था एक्ट ये, वो कहाँ तक था? होल ऑफ इंडिया में. अभी सेक्शन 1 ने इसमें थोड़ा सा एक अपडेशन लाया है, एक एक्सटेंशन लेकर आए हैं ये लोग, और वो क्या बोला कि इट विल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफ द ऑफेंस या कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर जो कि कमिटेड की जाएगी आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन. इसका मतलब ये हो गया कि हमने कस्टम का जो स्कोप है वो थोड़ा बढ़ा दिया है. इसका मतलब नो डाउट वैसे तो आज भी ये एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया ही होगा, लेकिन अगर लॉ कहता है कि मुझे कोई कॉन्ट्रावेंशन पाई जाती है या कोई ऑफेंस मिल गया मुझे जो कि इवन इंडिया से बाहर भी होगा, तो हम इस एक्ट के प्रोविजंस को उन ऑफेंसेस और उन कॉन्ट्रावेंशंस पर भी अप्लाई करने की पावर रखते हैं. इसका मतलब कोई भी पेनल्टी, कोई भी प्रोसिक्यूशन जो भी हम चार्ज करते थे इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस विच वाज अंडरटेकन इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर दोज ऑफेंसेस, फॉर दोज कॉन्ट्रावेंशंस विच आर yes कमिटेड आउटसाइड इंडिया, राइट? तो थोड़ा सा स्कोप जो है इस एक्ट का बढ़ा दिया गया इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन एंड ऑफेंसेस, राइट? चलिए, दिस वाज माय फर्स्ट अमेंडमेंट एंड आई एम वेरी श्योर ये छोटी अमेंडमेंट ज़रूर है बट आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हम इसको वैसे देखें तो ये एक बहुत मेजर चेंज है कि गवर्नमेंट के पास पावर्स आ चुकी हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या फॉर एनी ऑफेंस और एनी कॉन्ट्रावेंशन जो कि इवन आउटसाइड इंडिया भी कमिट हो रही हैं, क्या उसके ऊपर भी ये लॉ लगाकर क्या पनिशेबल किया जा सकता है, राइट? चलिए, कमिंग टू माय अमेंडमेंट नंबर 2. गाइस, सेक्शन 2 क्लॉज 28, अगर आपको याद हो तो इंडियन कस्टम वाटर को हम लोग डिफाइन करते थे. अगर आपको पुराना वाला डेफिनेशन याद हो तो उसको हम बोलते थे कि इंडियन कस्टम वाटर बेसिकली क्या है, वाटर जो कि एक्सटेंडेड होता था अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, जिसको हम कॉन्टीजियस जोन बोलते थे. यस, बिल्कुल सही. तो बच्चे बस अब चेंज क्या है
कि यहाँ से कॉन्टीजियस जोन वर्ड हटकर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वर्ड आ चुका है। इसका मतलब अब जो पावर होंगी इंडियन कस्टम ऑफिसर्स की, जिसमें इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ते थे कि इंडियन कस्टम वाटर का जो रेलेवेंस होता है वो जितने भी हमारे कस्टम ऑफिसर्स हैं उनको पावर देता है कि वो किसी भी वेसल को स्टॉप, सर्च, सीज कर सकते हैं टिल 24 नॉटिकल माइल्स कॉन्टीजियस जोन तक। लेकिन अब यही पावर एक्सटेंड कर दी गई है और वो रोक सकते हैं किसी भी वेसल को, सर्च कर सकते हैं अप टू EEZ यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, राइट। तो ये अगेन अगर आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्लॉज 28 को कोरिलेट करते हैं तो सीधा सीधा फाइनेंस एक्ट 2018 में जो कोशिश की गई है दैट इज़ कि धीरे धीरे कस्टम एक्ट को जो एक्सटेंशन दिया गया है और इंडियन कस्टम वाटर को जो है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक, राइट। सो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो आपका ICW है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो बच्चे पहले हम बोलते थे 24 नॉटिकल माइल कॉन्टीजियस जोन, अब हम बोला करेंगे EEZ तक ये एक्सटेंडेड है, राइट। चलिए, तो ये हमारी अमेंडमेंट नंबर 2 डन। चलिए सर, इसके बाद अमेंडमेंट नंबर 3, ये अमेंडमेंट हम क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो मुझे मालूम है आपको मालूम है ये अमेंडमेंट क्या है। सर पहले बोर्ड वर्ड जब भी आता था तो हम बोलते थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। आई एम वेरी श्योर यू नो दिस कि अब जहाँ पर भी वर्ड बोर्ड यूज़ किया जाएगा उसका मतलब होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। दैट यू ऑल नो बिकॉज GST की वजह से एक्साइज हट गया और एक्साइज ऑन वेरी फ्यू आर्टिकल्स रहता है, तो इसीलिए वर्ड एक्साइज की कोई रेलेवेंस नहीं थी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हटाकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, दैट इज़ द न्यू नेम ऑफ द बोर्ड, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मार्क में क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ कस्टम एक्ट डिफाइन द मीनिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड क्या है? तो याद रखिएगा, पहले हम बोलते थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अब हम बोलेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राइट। चलिए, दिस इज माई अमेंडमेंट नंबर 3। सर ऐसी ऐसी अमेंडमेंट है? अरे हाँ भाई, ऐसी ऐसी ही अमेंडमेंट्स हैं। तो फिर तो बड़ा मज़ा आएगा इस बार, आएगा, बिल्कुल आएगा मज़ा। सर मज़ा ही आना है बहुत सारा, पढ़ाई कर लो ज़रा ढंग से, बहुत अच्छे से, समझ आ रही है। चलो सर, कैसी पढ़ाई चल रही है पहले ये तो बता दो। नीचे ना कमेंट बॉक्स पे कभी ये भी बता दिया करो कि सर हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप कैसे हो, कभी हालचाल पूछ लिया करो। क्लास देखी मतलब लिया, ख़त्म कहानी। फील नहीं आता, फील दिलाया करो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ एंड यू पीपल आर एंजॉइंग इट। तो कई बार ऐसे मैसेज करा करो, सर मज़ा आ गया, कमेंट करा करो इस तरह से, ताकि मुझे और एनर्जी मिले एंड मैं आपके साथ और ज़्यादा क्लासेस को शेयर कर सकूँ, है ना। चलिए, आई एम वेरी श्योर 3 अमेंडमेंट समझ आ चुकी है हमें। पहली अमेंडमेंट क्या थी बच्चे? सेक्शन 1 एक्सटेंट, सेक्शन 2 में क्लॉज 28 में ICW, फिर थर्ड अमेंडमेंट रिलेटेड टू बोर्ड। बोर्ड का नाम अब CBIC, आई मीन टू से CBEC नहीं है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। चलो कुछ बड़ी अमेंडमेंट करते हैं आपके साथ, छोटी छोटी बात में डिस्कस करेंगे। चलो बड़ी अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, कौन मुझे बताएगा CGST एक्ट शेड्यूल 3 क्या था? जल्दी बताओ। CGST एक्ट में शेड्यूल 3 क्या था? सर 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 वो नेगेटिव लिस्ट था, बिल्कुल सही। अच्छा, कौन बताएगा नेगेटिव लिस्ट में कितनी एक्टिविटीज़ थी? सर 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 6 एक्टिविटीज़ थी, बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चे CGST एक्ट शेड्यूल 3 में 6 एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, अब 2 उसमें एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। सर आप तो कस्टम की अमेंडमेंट बता रहे हो, ये GST बीच में कैसे आ गया? अभी बताता हूँ मेरे बच्चे, लाल मुन्ना सुन तो ले। जो ये मेरी अमेंडमेंट कस्टम की है उसको GST से लिंक करके पढ़ेंगे, राइट। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर मुझे दे दो। मैंने कहा GST में थर्ड शेड्यूल में नेगेटिव लिस्ट में 6 एक्टिविटी हुआ करती थी, बिल्कुल सही। सर अब 2 एक्टिविटी उसमें बढ़ गई हैं, वो 2 एक्टिविटी कौन सी बढ़ी हैं वो मैं आज नहीं डिस्कस करूँगा, वो मैं कब डिस्कस करूँगा? GST की अमेंडमेंट में, राइट। तो सर फिर आज क्या करेंगे हम? सर उसमें सिर्फ मैं आपको एक एंट्री नंबर जो है, यानी कि जो एक एक्टिविटी 8th नंबर पे जो शेड्यूल 3 में लिखी है उसका सिर्फ पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, राइट।
गाइस उसमें ये कहा गया है कि सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। मतलब ये कि अगर आप गुड्स लेकर आते हो इंडिया में और उसे आप वेयर हाउस कर देते हो, ठीक है जी, और होम कंजम्पशन से पहले ही वेयर हाउस के अंदर ही अंदर अगर आप उसको किसी और को बेच देते हो, तो लॉ कहता है मैं इसे नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानूंगा। मतलब मैं उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। नहीं समझ आया? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, सपोज करो यूएस से आपने माल इंडिया में इंपोर्ट करा, ठीक है जी, और उसको आपने फॉर द टाइम बीइंग ट्रांसफ़र करवा दिया, बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल कर दी फॉर वेयर हाउसिंग। तो मुझे बताओ मेरा माल कहाँ चला गया? वेयर हाउस में, ठीक है। अब बेटा जब माल मेरा वेयर हाउस में चला गया, तो इफ़ यू रिमेंबर, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वेयर हाउस के चैप्टर में इन कस्टम एक्ट सेक्शन 64 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को शो कर सकते हो फॉर सेल। तो मान लीजिए मेरा कोई पर्सन था जिसको ये सामान चाहिए था, उसको मैं वेयर हाउस में लेकर जाता हूँ और उसको मैंने बोला देख भाई ये वाला सामान है, तेरे को पसंद आया? उसने कहा सर भैया बिल्कुल पसंद आया, आप मेरे को ना विद इन वेयर हाउस ही इसको बेच दो, आपको होम कंजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे विद इन वेयर हाउस ही क्या कर दो, सेल कर दो। ओके, अभी कौन मुझे बताएगा अगर मैं इन गुड्स को विद इन वेयर हाउस ही बेच दूं क्या होगा बताओ? तो मेरे बच्चे, क्या मैंने इसको सप्लाई कर दिया एक तरह से? भाई मैंने क्या करा, सेल कर दिया ना विद इन वेयर हाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये कि सर क्या इस पे जीएसटी लायबिलिटी आएगी? तो अब देखो, शेड्यूल 3 ने यानी कि नेगेटिव लिस्ट ने बोला अगर कोई भी सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स करता पाया गया टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो नाइदर ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। मतलब ये लॉ कहता है कि मैं इस पर जीएसटी नहीं लगाऊंगा। वेरी गुड। तो कौन मुझे बताएगा इस एग्जाम्पल में क्या अगर मिस्टर ए ने वेयर हाउस के अंदर रहते रहते इन गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया किसको? मिस्टर बी को। लेट्स से फॉर 20 लाख रुपीज़ में ट्रांसफ़र किया, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। क्या यहाँ तक समझ आता है हमें? डन। अब मुझको बस इतना बता दो, क्योंकि मिस्टर ए तो अपना टाइटल ट्रांसफ़र कर चुका है किसको? मिस्टर बी को। तो मेरे बच्चे अब मिस्टर बी क्या ऑनर ऑफ वेयर हाउस गुड्स हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब रिमूवल ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन क्या मिस्टर बी करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तो जब मिस्टर बी इसको रिमूव करेगा तो क्या अब इंपोर्ट ड्यूटी मिस्टर बी देगा? सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मिस्टर बी को अब ड्यूटी देनी है। बिल्कुल सही। तो अभी कौन मुझे बताएगा, ये तो आपको मालूम ही है कि जब मिस्टर बी से कस्टम ड्यूटी मांगी जाएगी तो क्या वो बीसीडी देगा? बिल्कुल देगा। एसडब्ल्यूएस देगा? बिल्कुल देगा। सर क्या वो आईजीएसटी देगा? सर बिल्कुल देगा, क्योंकि आपको याद होगा कस्टम टैरिफ एक्ट सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हो रही है तो क्या उस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा वाया सेक्शन 3 सब सेक्शन 7। बिल्कुल सही है। अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हो ए जब बी को देगा तो जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 में बच गया, लेकिन जब बी उसको क्लियर करेगा फॉर होम कंजम्पशन क्या उस पर आईजीएसटी लगेगा वाया कस्टम एक्ट? सर बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। सर अब आगे बोलो और क्या होगा? क्या अब इसमें नया क्या है वो सुन लेते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि बी क्लियरेंस कर रहा है फ्रॉम कस्टम, हाँ जी, फॉर होम कंजम्पशन। तो आईजीएसटी किस वैल्यू पे लगता था कौन बताएगा? सर आईजीएसटी लगता था एक ऐसी वैल्यू पे जो सेक्शन 3(8) बताता था। यस बिल्कुल सही। तो आईजीएसटी लगता था एक ऐसी वैल्यू पे जो सेक्शन 3(8) बताता था। सर सेक्शन 3(8) क्या बताता था? आओ देखते हैं। सेक्शन 3(8) कहता था कि वैल्यू ऑफ आईजीएसटी जो चार्ज की जाएगी वो चार्ज की जाएगी ऑन एवी, बीसीडी, एसडब्ल्यूएस या एनी अदर ड्यूटी एक्सेप्ट आईजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो 3(8) तो यही कहता है।
कि इन सब वैल्यूज को सम अप करके जो वैल्यू आएगी क्या उस पर आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा। सर बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है वो आपने समझना है। मजा तो तभी आएगा जब आप इसको खुद अंडरस्टैंड करोगे और लॉ मेकर का इंटेंट पकड़ोगे। मुझे एक बात बताओ, ए ने बी को कितने में बेचा था? 20 लाख। हाँ बिल्कुल, शेड्यूल 3 के चलते उस पर जीएसटी नहीं लगाया गया, राइट। अब बी उसको क्लियर करने जा रहा है फॉर होम कंजम्पशन, राइट। आईजीएसटी प्लस अदर ड्यूटीज कौन पे करेगा? सर बी पे करेगा। सर आईजीएसटी किस वैल्यू पे करेगा? सर सेक्शन 38 कहता है एवी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस प्लस एनी अदर ड्यूटी एक्सेप्ट आईजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। सर बिल्कुल सही चल रहे हो आप। अब मेरा एक क्वेश्चन है यार, अगर इन वैल्यूज का सम मान लो 12 लाख आता है, 14 लाख आता है, 15 लाख आता है, तो बताओ कहाँ गड़बड़ हो चुकी है? सर गवर्नमेंट को लॉस हो गया। कैसे भाई? सर अगर शेड्यूल 3 ना होता और गवर्नमेंट उसको वहीं पे टैक्स कर देती तो क्या गवर्नमेंट को जीएसटी क्या ऑन कमॉन किस पे मिल जाता? यस प्लीज, क्या जीएसटी गवर्नमेंट को मिल जाता ऑन 20 लैक्स? बिल्कुल सही। शेड्यूल 3 में आने की वजह से क्या गवर्नमेंट ने अपना 20 लाख का जीएसटी गिव अप कर दिया, ये सोचते हुए कि इंपोर्ट करते समय क्या उस पर आईजीएसटी चार्ज हो ही जाना है? सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यार एक बात है, वैसे जब इंपोर्ट करते समय उस पर आईजीएसटी लगाना था और आईजीएसटी लगाने के लिए सेक्शन 38 कहता है इन सब का वैल्यू का सम, और अगर इन सब का वैल्यू का सम उस 20 लाख से नीचे चला गया तो क्या गवर्नमेंट को नुकसान हो गया? सर बात तो सही कह रहे हो। तो फिर अब क्या होगा? सर इस नुकसान से बचने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 38A इंट्रोड्यूस कर दिया। मजा आएगा आपको जब आप इसको पढ़ेंगे। तो लॉ कहता है वेयर गुड्स आर डिपॉजिटेड इन अ वेयर हाउस अंडर प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट। सर किसने डिपॉजिट करे थे? ए ने, ठीक है। आर सोल्ड टू एनी पर्सन। सर किसको बेचे हैं? बी को। बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो अभी क्लियर कौन करेगा? सर बी करेगा। तो अब लॉ कहता है वैल्यू ऑफ सच गुड्स, कौन सी गुड्स? जिन्हें बेचा गया था, फॉर आईजीएसटी शैल बी। कितनी होगी देखो जरा। अगर तो सारी गुड्स बेच दी गई हैं तो वैल्यू अंडर सेक्शन 38 सर कौन सी जो मैंने अभी बताई 14 लाख, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू सर वो क्या थी? हाँ वो क्या थी? ए ने बी को कितने में बेचा? 20 में। तो क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू 20 थी? बोला हाँ। बोला विच एवर इज हायर। ओहो ये बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शेड्यूल 3 लाने से जो गवर्नमेंट को जीएसटी पर उन्होंने गिव अप किया था ये सोचकर कि हम जीएसटी की कलेक्शन कस्टम एक्ट में कर लेंगे, लेकिन लॉ को बाद में ऐसा लगा कि कस्टम एक्ट में जो वैल्यू आ रही थी सेक्शन 38 वाली, क्या वो ट्रांजैक्शन वैल्यू से कम हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि मेरे बच्चे सेक्शन 38 वाली वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर उस पर आप मुझे आईजीएसटी दोगे, ना कि स्ट्रिक्टली एज पर सेक्शन 38। आई होप सो क्लियर टू ऑल। वेरी गुड सर, ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। ठीक है जी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, सर अगर ऐसा हो जाए कि ए ने बी को प्रोपोर्शनेट माल बेचा था, सर हो सकता है भाई आधा बेचा था आधा नहीं खरीदा उसने, तो मेरे बच्चे जितना आधा उसने खरीदा क्या उसकी वैल्यूएशन प्रोपोर्शनेटली या तो 38 या ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ गुड्स जो हुई थी विच एवर इज हायर होनी चाहिए। और जो अनसोल्ड है यानी कि जिन्हें आपने बेचा ही नहीं, तो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू तो होगी नहीं, क्या उसके लिए सेक्शन 38 ही चलेगा? बिल्कुल सही सर। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई पर्सन वेयर हाउस के अंदर रहते रहते किसी दूसरे व्यक्ति को माल बेच देता है तो उस पर शेड्यूल 3 जीएसटी तो नहीं लगेगा, क्योंकि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट क्या उस पर कस्टम के अंदर जब फर्दर रिमूवल आएगा तो आईजीएसटी लगना है। बस चेंज ये है कि आईजीएसटी लगाते समय या तो वैल्यू सेक्शन 38 वाली लेंगे हम जो हम पहले लेते थे, या वो ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। और अगर पार्ट ऑफ द गुड्स सप्लाई की गई थी तो याद रखना सेम लॉ पार्ट पे लग जाएगा, और जो पार्ट अभी भी अनसोल्ड रह गया क्या उस पर सेक्शन 38 ही रहेगा। बिल्कुल सही सर। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपने आंसर देना है जो मैं अभी पूछूंगा, राइट। चलिए
सर अगला इसके अंदर एक प्रोवाइजो लाया गया, वो प्रोवाइजो क्यों लाया गया वो सवाल भी आपको मैं बत पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको आता होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वेयर हाउस के अंदर ही मल्टीपल सेल्स आ गई? बिल्कुल आ गई। अब मल्टीपल सेल्स पे जीएसटी तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी क्या ये शेड्यूल 3 की चली गई? बिल्कुल सही। तो फाइनली होम कंजम्पशन में कौन निकालेगा? डी निकालेगा, जो लास्ट वाला व्यक्ति होगा। तो अब बस मुझे इतना बता दो, ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 2 3, क्या 3 3 आ गई? तो अब लॉ से पूछा गया सर ऐसे में फिर हम किस ट्रांजैक्शन वैल्यू से सेक्शन 3(8) वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे? तो उन्होंने कहा जो लास्ट में आई होगी, कमन जो लास्ट में। तो सर बहुत सिंपल है, क्या लास्ट वाली ट्रांजैक्शन 3 सी ने डी को बेचा था, क्या वो वाली ट्रांजैक्शन को कंपेयर करा जाएगा किससे? 3(8) से। और अगर ये वाली ट्रांजैक्शन वैल्यू 3(8) से ज़्यादा पाई गई तो क्या आईजीएसटी इस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगा रादर देन 3(8) पे? राइट। आई एम वेरी श्योर दिस अमेंडमेंट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है जी। तो यही वो प्रोवाइजो कह रहा है, where whole of the warehouse goods या part are sold more than once before such clearance, the transaction value shall be the transaction value of last such transaction. Done. एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, इस पर करेंगे रिप्लाई? करते नहीं हो वैसे सारे बच्चे, और इसके लिए मुझे बड़ा गंदा लगता है। ठीक है ना, आप लोगों को एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे मालूम है जो इस वीडियो को देखते हैं उनकी दाढ़ी मूंछ आ चुकी है, उनको लगता है कि यार क्या करना है रिप्लाई करके, बट याद रखिएगा जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते, आप मेरे लिए बहुत छोटे बच्चे हो और आपको बच्चों की तरह ही बिहेव करना है। राइट। तो जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, इवन दो यू नो द आंसर, प्लीज़ एक बार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखा करो, सो दैट मुझे लगता है कि यस मेरा बच्चा जो है वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, और फिर मेरा भी बहुत मन करता है कि आपको और अच्छे से पढ़ाऊँ, और ताकि आपको ये फील ना होने दूँ कि आपकी ये जो क्लास है वो इट इज़ नॉट अ लाइव क्लास, इट इज़ जस्ट थ्रू यूट्यूब चैनल। बट आई वॉन्ट कि आप लोगों को फील कराया जाए कि दिस इज सेम एज लाइव क्लास, ताकि आप उतना ही इंजॉय कर सको जितना एक लाइव क्लास के अंदर बच्चा इंजॉय करता है। राइट। चलिए मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आई वुड लाइक कि आप इसको आंसर जरूर करेंगे। राइट। चलिए कौन बताएगा, अगर मैं ये कहूँ कि ए ने विद इन वेयर हाउस गुड्स को बी को बेच दिया, ट्रांजैक्शन वैल्यू 22 लाख, बी ने सी को बेच दिया, ट्रांजैक्शन वैल्यू 25 लाख, और सी ने फिर इसको होम कंजम्पशन करा, और आईजीएसटी लेवी करने के लिए सेक्शन 3(8) के अंदर जो वैल्यू आ रही थी, लेट्स से एवी प्लस सारी ड्यूटीज़ मिलू के वो आ रही थी 18 लाख। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आईजीएसटी को लेवी किया जाएगा ऑन विच वैल्यू? दिस इज़ माई क्वेश्चन, ऑन विच वैल्यू? बस आपको एक वर्ड में आंसर देना है कि किस वैल्यू पे आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा इन माई क्वेश्चन नंबर 1। राइट। कर सकते हैं हम इसको? ठीक है। तो ये प्लीज़ आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करेंगे। और एक क्वेश्चन चलो मैं आपके सामने और पूछता हूँ, इसको भी आप आंसर करिएगा। सपोज करो कि ए ने बी को 50% सप्लाई करा है बस, यानी कि मान लेते हैं हमने इंपोर्ट करा था 1000 यूनिट्स जो कि वेयर हाउस में पड़ी थी। ठीक है जी, जिसमें से 50% हमने सोल्ड कर दी बी को विद इन वेयर हाउस। ठीक है सर, बिल्कुल सही। और फिर बी ने उन्हीं गुड्स को होम कंजम्पशन में क्लियर करवा लिया। मान लेते हैं ये 50% जो थी, यानी कि ये जो 500 यूनिट हमने बी को बेची हैं, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है बच्चे। ठीक है जी, और मतलब इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख थी, और इसी की प्रोपोर्शनेट, या ऐसे कह लेते हैं वैल्यू फॉर होल कंसाइनमेंट, अंडर सेक्शन 3(8) प्रिज्यूम कर लो है 2.5 लाख। तो कैसे करेंगे आप? याद रखना इसमें सारा नहीं बिका, पार्ट बिका है बस। तो मैं इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करिए, क्योंकि 1000 यूनिट्स की वैल्यू अंडर सेक्शन 3(8) 2.5 लाख आ रही है, तो प्रोराटा 500 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो? 1.25 लाख। बिल्कुल सही है सर।
तो और ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 500 यूनिट्स 2 लाख है, विच एवर इज हायर 2 लाख, विच एवर इज हायर 2 लाख। तो क्या 500 यूनिट के लिए क्या हमें 2 लाख लेनी होगी? लेकिन क्या इसमें अभी भी 500 यूनिट बची हुई हैं? बिल्कुल बची हुई हैं। तो फिर उनका क्या करोगे? सर जो अनसोल्ड रह गई 500 यूनिट्स, क्या उन पर आज भी हम स्ट्रिक्टली 38 लगाएंगे? बिल्कुल सही। और जो 500 यूनिट सोल्ड हो गई थी, हाँ जी, क्या उन पर आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो कि मैंने अभी निकाली 1.25 या ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख, विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब इन 500 यूनिट पे आईजीएसटी लगेगा ऑन 2 लाख। जो 500 यूनिट अनसोल्ड रह गई, क्या उन पर, जो 500 यूनिट अनसोल्ड रह गई, क्या उन पर जब आप आईजीएसटी लगाओगे, क्या उसके लिए आज भी 38 पे रहना है आपने? आई होप सो क्लियर टू ऑल। जो बिकती है सिर्फ उन्हीं के लिए ये लॉ है। जो नहीं बिकती, क्या उन पर पुराना लॉ है 38। जो बिकती है उनकी प्रोराटा वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, और जो नहीं बिकती क्या उन पर 38 ही लगता है। और जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा था, इसमें मैंने सारी बेच दी थी, क्योंकि सारी बेच दी हैं तो क्या सब पर ही, आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूं, क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू और 38 वैल्यू विच एवर इज हायर लगेगी। और सेकंड वाले में सारी नहीं बिकी, तो जितनी बिक गई उन पर आप ये वाला लॉ लगा देना, और जो नहीं बिकी उन पर पुराना लॉ सेक्शन 38 वाली जो वैल्यू होगी, क्या उसी पर आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा, राइट। चलो, आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो दिस इज ऑल क्लियर ना? हाँ, अगर अभी भी कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर इट, राइट। चलो, तो ये एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट चेंज था। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पर आ सकता है मेरे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए, तो ये हमारा अमेंडमेंट जो है ख़त्म हो गया। अच्छा, अब बड़ी छोटी छोटी अमेंडमेंट है, 2 मिनट में मैं ख़त्म करा दूंगा सारी। बच्चे देखो, ये हम कर चुके थे। इम्पोर्ट प्रोसीजर में आपको याद होगा सेक्शन 30 हम पढ़ते थे, तो उसमें मैं कहता था कि अगर आप वेसल या एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं तो अराइवल से पहले हम लोग इम्पोर्ट मैनिफेस्ट लगाते थे ना। बस कुछ भी चेंज नहीं है, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट जहाँ पर वर्ड होता था उसके साथ एक अराइवल मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट मैनिफेस्ट वर्ड अटैच हो गया। इसका मतलब अब आपने खाली इम्पोर्ट मैनिफेस्ट नहीं बोलना, अराइवल मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल, ठीक है ना। और इम्पोर्ट रिपोर्ट आज भी लगती है, और इम्पोर्ट रिपोर्ट लगाई जाएगी इन केस ऑफ व्हीकल। वो हमेशा से वैसे जैसे पहले था वैसे ही आज भी है, विद इन 12 आवर्स, अगर आपको याद हो आफ्टर अराइवल, तो वो अभी भी है। और वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में अराइवल मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल लगाया जाता है, ठीक है। बस वर्ड कौन सा नया आ गया बच्चे? अराइवल मैनिफेस्ट, राइट। चलो, ऐसी 41 में ना आपको याद होगा मैं आपको क्या बोलता था, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट। तो वहां पर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट के साथ एक वर्ड आ गया डिपार्चर मैनिफेस्ट। तो डिपार्चर मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, ये दो में से, मतलब कुछ नहीं है, बस जहां एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट आ रहा है उसके साथ एक वर्ड अटैच करना है आपने, कौन सा? डिपार्चर मैनिफेस्ट। क्लियर है या नहीं? सर ये अमेंडमेंट्स क्यों लाई गई है? आई होप सो आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि अब ना आपको अलोंग विद गुड्स आपको क्रू मेंबर और पैसेंजर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो उसके लिए फिर अराइवल मैनिफेस्ट और जाते समय डिपार्चर मैनिफेस्ट भी आपको साथ में अटैच करनी होती है, राइट। चलो, इसके बाद सेक्शन 46 में, वैसे तो आपने पढ़ा ही हुआ है, बिल ऑफ एंट्री हम लगाते थे सेक्शन 46 में, या फिर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउसिंग, याद है हमें। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है, ये भी आपको मालूम है। बस इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, ये सब मैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है बच्चे, ये सेम ही है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडे ऑन विच एयरक्राफ्ट वेसल या व्हीकल अराइव्स। मतलब बिल ऑफ एंट्री हमें कब लगानी होती है? जैसे अगर आज वेसल, आज एयरक्राफ्ट या व्हीकल आज अराइव हुआ है, तो बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे व्हेन कन्वेंस अराइव करती है। तो अगर 14 तारीख को अराइव करी है, तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा? 15 तारीख, जो फॉलो करेगा उसको। तो 15 तारीख खत्म होने से पहले, लेकिन अगर 15 तारीख छुट्टी है तो क्या 16 को आप बिल ऑफ एंट्री लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आपको याद हो तो एक एडवांस बिल ऑफ एंट्री भी होता था। वो कब होता था? अगर एक्सपेक्टेड अराइवल जो होगा उसका
हाँ जी, बिल ऑफ एंट्री में ऑल्सो भी फाइल्ड एट एनी टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 डेज प्रायर टू एक्सपेक्टेड अराइवल। बट अगर मुझे पता चल जाए कि उसका एक्सपेक्टेड अराइवल 30 तारीख को है, तो क्या उसके विद इन 30 डेज प्रायर, बस यही वर्ड याद रखना, मैंने अभी जो लाइन बोली है विद इन 30 डेज, तो पुराने लॉ में ना विद इन 30 डेज लिखा होता था, अब वो विद इन 30 डेज हटाकर क्या लिखा है, एट एनी टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 डेज प्रायर। मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया। आपको कब तक लगानी है बच्चे, या तो अराइवल के आने के नेक्स्ट डे लगानी है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द नेक्स्ट डे, जो कि फॉलोइंग होगा, अगर छुट्टी हुई तो उसके आगे। और अगर आप एडवांस में लगाना चाहते हो तो आपने कब लगानी है, एट एनी टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 डेज प्रायर टू एक्सपेक्टेड अराइवल। तो अगर मेरा एक्सपेक्टेड अराइवल जो भी होगा उससे अगर मेरे को पहले लगानी है तो आपको याद रखना है नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, यानी कि ऐसा ना हो कि वो 30 दिन से भी ज़्यादा प्रायर आप बिल ऑफ एंट्री लगा दें, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना। तो कितना पहले आप लगा सकते हो, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज प्रायर टू द एक्सपेक्टेड अराइवल। तो जब भी आपका एक्सपेक्टेड अराइवल है, जब भी आपको लगता हो दिस इज एक्सपेक्टेड अराइवल, तो आप उससे पहले लगाओ, बट नॉट प्रायर देन यस 30 डेज। तो वो 30 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये पुराना ही था, है ना। जो नया है ना वो है लेट फीस। एक्चुअली में ना एक नोटिफिकेशन लाया गया 36/2018, जिसमें लेट फी इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन बिल ऑफ एंट्री। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपको नेक्स्ट डे लगानी होती है, और अगर नेक्स्ट डे छुट्टी है तो उसका नेक्स्ट डे। लेकिन अब लॉ कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो उस पर लेट फी लगेगी, और उसके लिए ना बिल ऑफ एंट्री रेगुलेशन 2018 लाई गई है। ये गाइस क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट इज द लेट फी फॉर डिले फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5,000 पर डे फॉर डिले फॉर इनिशियल 3 डेज। यानी कि अगर पहले 3 दिन अगर आप डिले करते हो, बच्चा कहता है सर ये 3 दिन कैसे काउंट करूंगा मैं, देखो 14 तारीख को अराइवल हुआ तो क्या 15 तारीख तक फाइल करो तो डिले नहीं है, 16 तारीख फाइल करी तो दिस इज 1 डे डिले, 17 तारीख फाइल करी तो दिस इज 2 डे डिले, 18 को फाइल करा तो दिस इज 3 डे डिले। तो पहले 3 दिन जो आप डिले करोगे उसमें 5,000 पर डे होगा। लेकिन अगर आपने 4th डे से डिले करना शुरू करा तो ये 10,000 पर डे हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर फाइन लगने जा रहा है अगर आप बिल ऑफ एंट्री को डिले करते हो तो, राइट। मैं रिपीट करूंगा, फर्स्ट इनिशियल 3 डेज का जब डिले होगा तो उसमें 5,000 और उसके बाद 10,000। मैं रिपीट कर रहा हूं, 14 तारीख को वैसल आता है, 15 को बिल ऑफ एंट्री लगा दी, सर ये डिले नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नेक्स्ट डे फॉलोइंग द अराइवल आपको फाइल करनी थी। 15 तारीख छुट्टी थी, 16 को फाइल कर दी, सर ये भी डिले नहीं है। सर 17 को फाइल करी, क्या ये 1 डे डिले हो गया, तो क्या 5,000 पेनल्टी। 18 को फाइल करी 2 डे डिले हो गया 10,000। 19 को फाइल करी 3 दिन डिले हो गया 15,000, और उसके बाद डिले करी तो क्या 10,000 पर डे। तो इस तरीके से लेट फी लगाई जाएगी जब जब आप बिल ऑफ एंट्री को डिले फाइल करेंगे। क्लियर है। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं इस पर भी, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। सपोज करो अराइवल हुआ है ऑन 15 जनवरी एंड 16 जनवरी जो था वो हॉलीडे था। बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी है ऑन 21 जनवरी। कितने दिन का डिले हुआ, उतने दिन के हिसाब से पेनल्टी बताओ कितनी आएगी। सर याद रखना 16 छुट्टी है, तो अगर ये 17 को भी फाइल करेगा तो विदाउट पेनल्टी है, बट अगर 18 को करेगा तो 1 डे पेनल्टी, 19 को करेगा तो 2 डे पेनल्टी, 20 को करेगा तो 3 डेज पेनल्टी, 21 को करेगा तो 4 डेज पेनल्टी। अब आपने बतानी है कि टोटल पेनल्टी कितनी आई। हिंट मैंने आपको दे दिया, ठीक है जी। बट इसमें लॉ कहता है कि ये जो पेनल्टी है ना, ये अमाउंट ऑफ ड्यूटी से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब टोटल पेनल्टी मान लो आपकी 1 लाख आ गई और ड्यूटी 80 हज़ार है, तो क्या ये रिड्यूस होकर 80 हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो लेट फाइलिंग के लिए पेनल्टी लगेगी, ये नया लॉ है, बट वो पेनल्टी इन एनी केस विल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, ये भी लॉ ने कह दिया। सर कई बार क्या होता है कि मान लो मेरी ड्यूटी नील थी, पे ही नहीं करनी, तो फिर मैक्सिमम पेनल्टी इस 50,000। तो ये मैक्सिमम पेनल्टी 50,000 तक जाएगी अगर मान लेते हैं कि आपका अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो है वो पेबल 0 है, ठीक है जी। तो अगर अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल है तो मैक्सिमम ड्यूटी तक, और अगर नॉट पेबल है तो 50,000 तक,
और कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप सो क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे और प्लीज़ आंसर दीजिएगा इसका। चलिए सर, अगला सेक्शन 51 है सर, वेरी सिंपल। आपको याद होगा जीएसटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोग पेमेंट जब करना होता है जीएसटी को, तो पहले मैं अपना पैसा थ्रू चलान कैश लेजर में ट्रांसफर करता हूँ एंड थ्रू कैश लेजर क्या मैं पेमेंट्स करता हूँ। सर कस्टम में भी इन्होंने सेक्शन 51A में यही इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे वो पहले आपके कैश लेजर में जाएगा, फ्रॉम कैश लेजर आपकी पेमेंट्स होंगी, और अगर इन केस कैश लेजर में कुछ पैसा बच जाता है तो उसे आप रिफंड ले सकते हो, राइट। तो ये सेक्शन 51A इंट्रोड्यूस किया है कैश लेजर मेंटेन करने के लिए फॉर एवरी पर्सन जो भी डिपॉजिट करता है एनी अमाउंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एट्सेट्रा, तो क्या वो सारा पैसा पहले किस में क्रेडिट हो जाएगा, कैश लेजर में। फिर वो कैश लेजर डेबिट होगा और पेमेंट होएगी इन सब चीज़ों की, और अगर कुछ बच जाता है तो उसको आप क्या क्लेम कर सकते हैं, रिफंड। क्लियर है बच्चे? तो ये सेक्शन 51A इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए लो जी, वाह भाई वाह, खत्म हो गया ये तो। आई एम वेरी श्योर दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ठीक है जी, लो जी सर, मैंने ना मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ कस्टम आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स कस्टम की अभी और भी हैं जिसे मैं डेफिनेटली अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपलोड कर दूंगा। बट मैंने पहले कहा कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑन जीएसटी, दैट विल बी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6। एंड गाइज, अगर अभी तक आपने मेरी अमेंडमेंट क्लासेस नहीं देखी हैं तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ आप मिस कर रहे हो बहुत कुछ। अमेंडमेंट क्लासेस मेरी एक भी मत छोड़ के जाना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर में आपने गड़बड़ कर दिया। अमेंडमेंट क्लासेस में मैं जो भी डालता हूँ मैं बहुत सोच समझ के डालता हूँ कि जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, ठीक है। तो इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी फॉर मी कि मुझे आना है और यहाँ पर अपना एक फॉर्मेलिटी लेक्चर दे के चले जाना है, राइट। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करूँ वो आपके बहुत 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 बेनिफिट के लिए हो, बिकॉज आई नो कि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है इस समय, एंड आई डोंट वांट कि मैं आपको अनड्यूली कुछ अननेसेसरी चेंजेस बता दूं और आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करूं और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाऊं यहाँ से, राइट। तो याद रखिएगा, मेरी अमेंडमेंट क्लासेस का एक भी शब्द आप मिस नहीं करेंगे, और जब मैं कोई आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आपने ज़रूर 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 देना है, ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर आप मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करूँगा, रिजल्ट विल बी ऑल टुगेदर आउटस्टैंडिंग। एंड गाइस, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। आप बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते रहते हैं कि सर अमेंडमेंट क्लासेस कब आएंगी। बच्चे ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा आई एम वरीड अबाउट योर रिजल्ट, आई एम वरीड अबाउट योर पेपर्स, राइट। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को सारी क्लासेस जो हैं वो 1 बाय 1 करके अपलोड करूँ, बट थोड़ा बहुत कई बार डिले हो जाता है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि 10th मई तक मैं आपको सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड टिल देन goodbye to everyone and God bless you all, and please सारी क्लासेस को बड़े ध्यान से देखा करो, टिल एंड तक देखा करो और आंसर जरूर दिया करो, बिकॉज इसी से मुझे लगता है कि यस मेरा बच्चा जो है मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखता है, राइट, एंड दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू गिव यू मोर अपडेट्स, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।